उस छोटे से चूहे के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जो बेकार ही हर जगह एक सुरंग बनाकर घुस जाता है। तो कुछ वैसी ही थी हमारी बिंदिया भी। बिंदिया शर्मा परिवार की छोटी बहू, जिसके अपने ससुराल में कुछ खास इज्जत ही नहीं रह गई थी। पर ऐसा क्यों था, इसे जानने के लिए चलते हैं शर्मा निवास में, जहां हर रोज की तरह सरला मंदिर में पूजा करके अपने घर लौटती है। पर इस बार सरला के साथ उसकी सहेली विमला भी होती है। जा बहू, विमला के लिए एक कप चाय तो बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब बैठ तू और शांति से बता क्या बात है। अब क्या बात बताऊं सरला बहन, भाग्य ही फूट गए हो जैसे। कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तीर्थ पूजा क्या कुछ नहीं किया मैंने इस बेटे को पाने के लिए, और वही बेटा कल मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। अरे रे, अब क्या करेगी विमला तूने तो अच्छे ही संस्कार दिए थे ना रोहन को। अब वो नाकारा निकला तो इसमें तेरी क्या गलती। और ये ना बस तेरे घर की कहानी नहीं है विमला, आजकल सब घर का यही है। उस दिन रिंकू भी तो कीर्तन में यही कह रही थी। तो फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ रोहन से। बताइए आंटी जी, क्या जमाना आ गया है। मैं भी चलती हूँ मम्मी जी आपके साथ, समझाऊंगी रोहन भैया को। अरे भाई, अपनी माँ से सगा कोई होता है क्या? वो कैसे अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो सकते? इसको तो सबसे अलग ही चिपकना है। हम बड़ों के बीच तू जाकर क्या करेगी? तुझे जो बोला है वो करना। जाकर चाय बना कर ले आ। बिंदिया 2 कदम आगे बढ़ती है, पर फिर लौट के वापस अपनी सास के पास आ जाती है और विमला और सरला के बीच में बैठकर विमला के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। बताइए क्या हालत कर लिया आपने अपनी। मैं आंटी जी को संभालती हूँ, आप जाकर चाय बनाकर ले आइए, 2 कप। हाँ, कोई है क्या इस घर में? तू ही पिला दे चाय मुझे, अब यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ मैं। दोपहर के वक्त आराम से पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठकर सरला टीवी देख रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और सबसे पहले अपने सर पर पल्ला कर लेती है। फिर सरला के पैरों को सीधा कर उसे दबाने लग जाती है। कर लिया ड्रामा, बोलो क्या काम है? काम? राम 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 राम, भगवान मुझे अभी उठा ले मम्मी जी, अगर मैंने कभी भी आपकी सेवा किसी फायदे के लिए की हो तो। जरा ध्यान से बहू, जिस हिसाब से तो झूठ बोलती है, किसी दिन अचानक ही भगवान तुझे लेने आ जाएंगे। चल जल्दी से अब मेन टॉपिक पर आ जा। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी, मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ प्लीज? मेरी सारी फ्रेंड्स जाती है डांस क्लास, इवन वो विमला आंटी की बहू भी। सीमा ये कहती है कि रसोई में काम कर रही बिंदिया के कान खड़े हो जाते हैं और वो फौरन बाहर आकर अपनी जिठानी के साथ अपनी सास के पैर दबाने लगती है। मान जाइए ना सासू माँ, चली ही जाएंगी भाभी डांस सीखने तो क्या ही हो जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे और एक साथ ही आ जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, इस उम्र में डांस सीखकर क्या करेंगी? अरे माँ जी नहीं भाभी, आप समझी नहीं, मैं मेरे और आपकी एक साथ जाने की बात कर रही हूँ। दोनों देवरानी जेठानी एक से कपड़े पहनेंगी, एक से चप्पल, एक सा पर्स, 1 नंबर लगेंगे ना दोनों साथ में। तू? नहीं 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 नहीं, और एक से कपड़े पहनकर बैंड पार्टी बनना है क्या? और वैसे भी तुझे कहाँ आता है डांस? तो ये बात है। सीमा के बोलने की देर थी कि फौरन बिंदिया सीमा के कमरे में जाती है और उसके डांस क्लास के लिए खरीदे हुए जूते पहनकर बाहर आ जाती है और अपनी साड़ी को कमर में डालकर डांस स्टेप करना शुरू कर देती है। मेरे जूते कैसे पहन लिए तूने? मुझसे पूछा था क्या? अरे इतना चिपका मत कर मुझसे तू बिंदिया, समझी? मुझे नहीं जाना कोई डांस क्लास मम्मी जी। रात के वक्त जब सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे तो प्रिया कहती है, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल है, क्या पहनूं मैं? अरे मैं हूं ना दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब देख लूंगी। नहीं 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 नहीं, आप नहीं। और जैसे ही प्रिया का नाश्ता खत्म होने को आता है कि बिंदिया बोल पड़ती है, चलिए दीदी कमरे में चलते हैं, अभी से साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप कल पूरे दिन साड़ी पहनकर रह पाओगी। बिंदिया प्रिया का हाथ पकड़े उसे उसके कमरे में ले जाती है। तभी बिस्तर पर रखा प्रिया का फोन बजने लगता है। प्रिया के फोन उठाने के पहले ही बिंदिया भागकर फोन उठा लेती है। अब बैठिए ना दीदी, मैं देख रही हूँ ना फोन। बाबू? ये बाबू कौन है दीदी? लगता है आपने किसी को खुद के लिए ढूंढ लिया है। बताइए ना कौन है? मैं आपकी बहन जैसी हूँ ना दीदी, मुझे बताइए ना। ओह भाभी, ये बाबू नहीं बेबो लिखा हुआ है। और आप प्लीज मेरे कमरे से जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, साड़ी का काम मैं खुद देख लूंगी, जाइए आप। अरे कहाँ समय मिलता है आपके कमरे में आने का मुझे दीदी, कभी ये करो कभी वो करो, अब आई हूँ तो देखने तो दीजिए।
वैसे ना ये आईना बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी कमरे की अलमारियां भी अच्छी लग रही है। बिंदिया सारे कपबोर्ड्स और ड्रॉअर खोल खोल कर प्रिया की सारी चीजें देखने लग जाती है और इसी में इतनी देर हो जाती है कि प्रिया सो जाती है। अगली सुबह एक आवाज प्रिया को लगातार सुनाई देती है और जैसे ही वो आंख खुलती है तो वो देखती है उसके चेहरे के सामने एक भयानक सा चेहरा था। चलिए दीदी आप उठ भी जाइए। रात को आप थक कर सो गई थी ना, मुझे नहीं लगता आप साड़ी संभाल पाएंगी, इसीलिए आपकी फेयरवेल पार्टी में मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों जब साथ में रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात आप मेरे ऊपर चढ़कर ही कहेंगी क्या भाभी? अरे मेरे ऊपर से तो उतर जाइए। पर बिंदिया तो जिससे चिपक जाती थी उससे चिपक ही जाती थी। प्रिया किसी तरह छिपकर अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो वो क्या देखती है कि बिंदिया पहले ही गाड़ी में बैठी हुई है। चलिए दीदी जल्दी कीजिए, 11 का टाइम दिया था, 12 बज गया। कितनी देर करेंगी आप? अंदर आ जाइए। अरे पर आपको कैसे पता? अरे बताइए, कैसे पता नहीं रहेगा? कल आपकी कार में इनविटेशन कार्ड देख लिया था मैंने। वैसे तो कोई भी काम के समय आप अंधी हो जाती हैं। और अब एनीवेज, ड्राइवर भैया गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और प्रिया की फेयरवेल पार्टी में उससे ज्यादा उछल उछल कर बिंदिया ही नाची जा रही थी, मानो वो फेयरवेल पार्टी उसी की हो। अब धीरे धीरे प्रिया की इस चिपकने की आदत से सभी परेशान होते जा रहे थे। अगली सुबह 7 बजे सरला बाजार पर फोन करती हुई घर लौटती है। अरे ये घुटनों का दर्द। लगता है माँ जी से कोई गलती हो गई है, इसलिए झूठ मूठ घुटने का दर्द का बहाना बना रही है। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ ना माँ जी। और बिंदिया फौरन सरला के हाथों से फोन लेकर उससे बात करने लगती है। अरे क्या करे अंकल जी, अब बुढ़ापा है ना तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। घुटने की तो समझो ग्रीस ही सूख गई है, चल भी नहीं पाती माँ जी। दिन भर ना मैं तेल मालिश करके किसी तरह उन्हें जिंदा करती हूँ और रात होते ही ये वापस से जख्मी हालत में पहुंच जाती है। अरे बिस्तर तक से उठ नहीं पा रही थी। हाँ, आज उन्हें कमरे से उठा कर बाहर लेकर आई हूँ। आप कुछ देर उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ लीजिए मम्मी जी, अब फोन करके अंकल जी आपको परेशान नहीं करेंगे। हे भगवान, किस कर्म का बदला लिया है तूने मुझे ऐसे बहू देकर। अरे बहू, ये एक दवा के प्रचार वाले थे, उनके सामने मैं दिखा रही थी कि किस तरह मेरे घुटने मजबूत है ताकि ये दर्द भगाओ रोगन तेल के प्रचार में मुझे ले ले। पर नहीं, तूने तो उनके सामने मेरे घुटनों के दर्द का इतना रोना रोया कि अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठाएंगे। हर चीज में तुझे घुसना ही है। फिर से मेरा टीवी पर आने का सपना ही रह गया। और इस बार सीमा सरला और प्रिया से ठान ही लेती है कि बिंदिया की इस चिपकने की आदत को दूर करके ही रहेंगी। और अगली सुबह जैसे ही बिंदिया उठती है वो देखती है कि उसकी सास, जेठानी और ननद उसके कमरे में ही है। भाभी आज ना आप वो पिंक वाली साड़ी पहनिएगा। देखिए मैंने भी पिंक ड्रेस पहनी है तो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। अरे बेटा, पर आज बहू पिंक साड़ी कैसे पहन सकती है? वो साड़ी जरा हल्की नहीं हो जाएगी? आज बिंदिया को अपने मायके भी तो जाना है। क्या भूल गई क्या बिंदिया? तो क्या हो गया मम्मी, मैं भी चली जाऊंगी भाभी के साथ। अकेली भाभी मैनेज नहीं कर पाई तो नहीं नहीं दीदी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैनेज कर लूंगी ना। हाँ मैं भी ना कराती हूँ माँ जी, फिर मुझे तैयार भी तो होना है। और जैसे ही बिंदिया बाथरूम जाने के लिए उठती है, सीमा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है भाभी? अरे चल ना, मैं तुझे बताऊंगी साबुन टॉवेल कहाँ रखना है। चल चल चल, मुझे पता है तू अच्छे से शैम्पू भी नहीं करती, इसलिए तेरे बाल ना खराब हो रहा है। अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ भाभी, और आप ये सब करने जाएंगे तो मुझे देरी हो जाएगी। मेरा भाई आता ही होगा मुझे लेने के लिए। नहीं होगी देरी भाभी, मैं तो आ रही हूँ ना साथ में, सब मैनेज कर लूंगी। तभी बिंदिया के फोन पर उसके भाई का फोन आता है और बिंदिया के पहले ही सरला फोन उठा लेती है। अरे क्या करे बेटा, ये तो बहुत चिढ़ गई है, लगता है इसका मन नहीं है मायके आने का। प्रिया से भी अजीब तरीके से बात कर रही है और अपनी जेठानी से भी। एक काम कर, तू आज का रहने नहीं दे बेटा। आपने क्या किया माँ जी? वो तो मैं इसलिए चिढ़ रही थी क्योंकि दीदी और भाभी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। अगर कोई आपसे इतना चिपकेगा तो कोई भी चढ़कर कुछ भी बोल ही देगा ना। पर आपने तो धोखा चार लगा कर बोल दिया सुमित को। तो यही तो शादी की रात से तू करती आई है, हम सबकी चीजों में घुसना और सबसे बिन बात के चिपकना। अब हमने भी ऐसा किया तो तुझे बुरा लग गया। तेरे कारण हमारे कई प्लान कैंसिल हुए हैं।
तो एक दो प्लान तेरे भी कैंसिल हो जाने दे। नहले पर दहला पड़ते ही बिंदिया समझ जाती है कि बेकार में लोगों की चीजों में घुसकर ज्यादा इंटरफेयर करना उतना ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब वही लोग आपके मैटर में घुसने लगे तो आपको वो चीज राज नहीं आएगी। और उस दिन के बाद से बिंदिया अपनी चिपकने की ये बुरी आदत छोड़ देती है। जब हम छोटे थे तो कोई हमारी बात नहीं समझ पाता था। तब सिर्फ एक ही हस्ती थी जो हमारे टूटे फूटे अल्फाज भी समझ जाती थी। आज जब हम बड़े हो गए तो उसी हस्ती से कहते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगी, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। कद्र कीजिए इस हस्ती की, इससे पहले कि देर हो जाए। माँ नहीं तो पृथ्वी का आधार कोई नहीं। माँ के लगाव से बड़ा दुनिया में प्यार कोई नहीं। खुद चलती है दुखों की धूप में, हमें छुपा लेती है ममता की छांव में। ये सच है दुनिया वालों, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। लव यू माँ। मयंक की ये लाइनें सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस भीड़ में मयंक की माँ शशि भी है, जिसकी आंखों में आंसू हैं और वो एक टक अपने बेटे को देखे जा रही है। मयंक की माँ के पास उसकी पत्नी रोशनी भी खड़ी है। जब तीनों घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में रोशनी ने मयंक से कहा, आपने अपनी माँ के बारे में इतना अच्छा बोला, वहां सभी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप 2-4 लाइन मेरे बारे में भी बोल देते। दुआ करो अगले साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दोबारा मुझे ही मिले तो मैं तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा। मयंक के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और इसीलिए वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और अपनी माँ को भगवान की तरह पूजता है। उसकी शादी को अभी 5 ही महीने हुए हैं और मयंक का अपनी माँ की तरफ इतना झुकाव रोशनी को पसंद नहीं। अगले दिन, सुनो जी, आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, लेकिन माँ को भी बोल दो, वो तैयार हो जाएंगी। क्या माँ को ले जाना जरूरी है क्या? हाँ, माँ को ले जाना तो बहुत जरूरी है। वो अकेले बैठकर यहाँ करेंगी क्या? ठीक है, एक काम करो, अपनी माँ को ही ले जाओ, मुझे नहीं जाना कहीं। इस तरह रोशनी माँ के साथ जाने से मना कर देती है और मयंक को बहुत बुरा लगता है। वो रोशनी को देर रात तक समझाता है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती। इसलिए वो सुबह देर से उठता है और ऑफिस के लिए भी देर हो जाती है। कल ही मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और आज ही मैं लेट हो गया। ये सब रोशनी की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसे मुझसे बहस करने की। मयंक शाम को घर आया, उसने माँ के पैर छुए और कमरे में गया तो वहां रोशनी मुंह बनाए बैठी थी। तब मयंक ने कहा, रोशनी अभी भी गुस्से में हो? अच्छा चलो तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, अपनी माँ को ले जाओ। अरे यार, थूक दो ना गुस्सा और तैयार हो जाओ। वैसे भी माँ ना ये मूवी वगैरह नहीं देखती, बस तुम और मैं, हम 2 ही जाएंगे बस। मयंक और रोशनी मूवी देखने चले गए। उन्हें घर आते आते काफी देर हो गई। मयंक के घर आते ही, अरे बेटा, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। माँ, रात का शो था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? प्लीज आप मेरा इंतजार मत किया करो माँ, सो जाया करो ना। बेटा, जब तक तू घर में नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं मिलता और तेरा इंतजार करना तो मेरी बरसों पुरानी आदत है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। आप भी ना माँ, आपसे बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। आपको पता है, आप इस दुनिया की बेस्ट माँ हो। इस तरह मयंक अपनी माँ से देर रात तक बात करता रहा और अगली सुबह भी वो देर से उठा और देर से ऑफिस पहुंचा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी माँ की वजह से देर हो जाती है, कभी रोशनी की वजह से। आगे से ध्यान रखूंगा कि हमेशा टाइम से ऑफिस आऊं और टाइम पर घर जाऊं ताकि माँ और रोशनी दोनों को समय दे सकूं। मयंक ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी का फोन आता है। हेलो मयंक जी, आप जल्दी घर आ जाइए, माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सुनते ही मयंक माँ के पास आ जाता है, अपनी माँ की खूब सेवा करता है और ऑफिस से छुट्टी भी ले लेता है। अब मयंक की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने मेरे लिए अपनी ऑफिस से बहुत छुट्टी ले ली। अब कल से तुझे रोज ऑफिस जाना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी,
इनके ऑफिस से नोटिस भी आ गया है कि अगर इन्होंने और ज्यादा छुट्टियां बढ़ाई तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेटा, तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? माँ पहले ही बीमार थी, मैं आपको और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक नहीं समझा। अगले दिन मयंक ऑफिस गया तो उसका काम में मन ही नहीं लगा। वो बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसका काम में मन ही नहीं लगता। कभी माँ फोन करके बहू की शिकायत करती तो कभी बहू माँ की शिकायत करती। उसका सारा ध्यान घर पर ही रहता और ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पाने की वजह से एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया। आओ बैठो मयंक। मयंक, पिछले साल तुम्हारी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम ठीक टाइम पर आते हो, ना अपना कोई काम टाइम पर करते हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मयंक, तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी वजह से यहाँ से जाना पड़े। बस आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। मयंक शाम को घर आता है और खाना खाकर कुछ देर अपनी माँ के पास बैठता है। उसके बाद सोने चला जाता है। मयंक कई दिनों से ऐसा ही कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझसे बात नहीं करते। ऑफिस से आते हो, खाना खाते हो, अपनी माँ से बात करते हो और सो जाते हो। रोशनी, मैं टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सर ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मैंने ऑफिस में ढंग से काम नहीं किया तो वो मुझे निकाल देंगे। अच्छा, तो माँ से बात करने का समय निकाल लिया, लेकिन मेरे लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं। रोशनी, तुम अपनी तुलना माँ से मत करो। हर बार मेरी माँ को बीच में ले आती हो। अब हूं ना मैं तुम्हारे पास, कर लो जितनी बातें करनी हो। नहीं करनी मुझे आपसे बात। जाओ अपनी माँ से ही बातें करो। जब आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपके लिए आपकी माँ ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हुई नहीं। रोशनी, तुम्हारी जगह अलग और माँ की जगह अलग है। मेरी माँ ने मुझे पालने में बहुत परेशानियां उठाई हैं। उनके जीवन में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहता। वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है। तुम ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस तरह रात भर रोशनी और मयंक की बहस होती रही, जिस वजह से मयंक ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाया तो उसके बॉस ने सारे स्टाफ के सामने उसकी खूब इंसल्ट की, जिसकी वजह से वो घर आया तो माँ से भी ठीक से बात नहीं की। एक दिन सास बहू दोनों ने एक साथ मिलकर खाना बनाया तो खाना बहुत बेकार बना। ये आज खाना किसने बनाया है? आपकी माँ ने बनाया है। मैंने मना भी किया था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। बहू, उतना झूठ बोला कर जितना चल सके। सारा मसाला तो तूने इकट्ठा करके दिया था, मैंने तो बस कढ़ाई में डाला था। माँ जी, मैं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। चुप हो जाओ आप दोनों। रोशनी, मेरी माँ बुरा खाना नहीं बनाती। मैंने बचपन से ही माँ के हाथ का बना खाना खाया है। मयंक की बात सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ। मयंक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि रोशनी का दिल दुखे। मयंक अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो अपनी माँ, पत्नी और नौकरी तीनों में तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन रोशनी की तबीयत खराब हो जाती है तो शशि मयंक को फोन करती है। बेटा, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आप चली जाओ ना रोशनी के साथ। मयंक जब शाम को घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, रोशनी कैसी है अब? बिल्कुल ठीक है, जा जाकर मिल ले उससे, अपने कमरे में ही है। मयंक कमरे में गया तो रोशनी लेटी हुई थी। मयंक को देखकर वो उठकर खड़ी हो गई। अरे लेटी रहो रोशनी, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? जब आपकी माँ की तबीयत खराब थी तो आप ऑफिस से घर आए थे ना, और ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी भी ली थी। और आज आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप मुझसे एक बार फोन करके ही पूछ लेते। रोशनी, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, तुम्हें पता तो है। ऑफिस वालों ने मुझे नोटिस दिया है।
और आज काम भी ज्यादा था, बस इसलिए नहीं आ सका। रोशनी और मयंक के बीच बहस बढ़ती चली गई और मयंक ने रोशनी के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया। अगले दिन मयंक ऑफिस पहुंचा तो उसकी बॉस ने उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया। मयंक दुखी मन से घर आया तो उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मयंक जी, आपने हमेशा अपनी माँ को मुझसे ज्यादा अहमियत दी और एक पति का फर्ज कभी नहीं निभाया, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, आपकी रोशनी। मयंक एक हाथ में अपनी पत्नी की चिट्ठी और दूसरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर लेकर उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, तू परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये देख, ये मेरा नया सोफा। वाह रेखा, अभी पिछले महीने ही तो तूने नया सोफा लिया था ना? हाँ, वो क्या है ना, बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कि नया सोफा ले लूं। अब अगले हफ्ते मैं और मेरे पति अमेरिका घूमने जा रहे हैं। अरे तू भी चलना। अमेरिका। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और तू कैसे घर के खर्चों से ये सब बचा लेती है? हाँ, अरे आसान है, ये देख, मेरा नया क्रेडिट कार्ड, सोफे से लेकर टिकट तक सब इसी पे किया है मैंने। क्या बात है। रचना हमेशा अपनी जिंदगी की तुलना रेखा से करती और दुखी हो जाती। रात को, सुनो जी, वो रेखा है ना, अगले हफ्ते अमेरिका घूमने जा रही हैं और हमें देख लो, शहर से बाहर जाने के नाम पे गाजियाबाद से आगे नहीं गए हम। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे घूमने के चक्कर में मैं बिक जाऊं? ऐसा कब कहा मैंने? रचना सब आसानी से कर पाती है अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से। आप भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा के घूमने के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते जी? छुट्टी के चक्कर में मेरा ऑफिस जाना 500 के पुराने नोट की तरह रातों रात बंद हो जाएगा। यूं तो दिल से रचना बहुत अच्छी थी, मगर अपनी तुलना दूसरों से करने की वजह से वो हमेशा सुरेश से झगड़ती रहती। फिर एक दिन रचना किटी पार्टी के बाद घर पहुंचती है। अरे, आ गई किटी पार्टी से तुम? नहीं जी, अभी कहाँ, अभी तो रास्ते में हूँ। दिख नहीं रहा? ये रही है आपके सामने मैं खड़ी। अरे भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे आज रेखा ने किटी पार्टी में 2.5 लाख का हार पहना था, वो भी इम्पोर्टेड। और मालूम है, उसके बाद हम शॉपिंग के लिए गए तो दन दनादन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से इतने सारे कपड़े खरीद लिए और मैं तो प्राइस टैग देख के ही चुप कर जाती थी। तुम फिर शुरू हो गई। देखो रचना, मैं एक मामूली सी नौकरी करने वाला आम आदमी हूं। ये क्रेडिट कार्ड मुझे समझ में नहीं आते। ध्यान रखो कि उधारी की चमक हमेशा फीकी पड़ जाती है। और वैसे भी भगवान की दुआ से क्या कमी है हमें? आपको तो बस बहाना चाहिए। कभी कुछ नया सोचा होता तो आज 200 ग्राम पनीर लेने के बाद हिसाब का नहीं सोचते। दिन ब दिन रचना की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी और ना पूरी होने पर उसकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने देखा कि रेखा के घर पुलिस आ धमकी है। क्यों रे रेखा, मैंने सुना कि तेरे घर पुलिस आई थी। अब वो तो बस ऐसी किसी काम के सिलसिले में आए थे। ओह अच्छा, मैं तो डरी गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़। अरे नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तभी रेखा को एक कॉल आता है। हेलो, बोलो ना। पैसे दे दूंगी ना, क्या बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, अब रखो फोन। कौन था रेखा?
वो तो रॉन्ग नंबर था। अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगती है। सुना है रेखा के पति आजकल सबसे उधार मांगते रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, पुलिस का भी आना जाना लगता रहता है अब तो। अरे भाई, शरीफों का मोहल्ला है, लगता है अब सेक्रेटरी से बात करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन के बाद रेखा और उसका पति अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस से पता चलता है कि उन्होंने बैंक से बहुत सारा लोन लेके रखा था। घर का एक एक सामान, गाड़ी, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पर यानी कि लोन पर था। क्यों रेखा, अब बताओ, बनवा लूं क्रेडिट कार्ड? चाहिए गाड़ी और फॉरेन ट्रिप हैं? अब रहने भी दो जी, क्यों ताने कस रहे हो? समझ गई हूं मैं कि ये सब ढोंग था। उधार की जिंदगी बिताने से अच्छा है कि हम कम में ही गुजारा कर लें। चलो, ये अच्छी बात तुम्हें समझ तो आई। तब इसी बात पे पिज्जा मंगाए। ये सुनते ही सुरेश जोर से हंसने लगा। शिक्षा, उधारी की चमक हमेशा फीकी पड़ जाती है। जितना है हमें उसमें ही खुश होना चाहिए। राशि की नई नई शादी हुई थी। बहुत सीधी सादी सी लड़की थी वो, और उसकी ननद प्रिया बहुत खूबसूरत थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, और वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करता रहता था और उससे पैसे मांगता रहता था। अब देखो मेरा फोन कितना खराब हो गया है, नया लेना है, पर अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं दिला दूंगी नया फोन। अरे तुम कहाँ से दिलाओगी? मैं मतलब भैया है ना, वो मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। ले लूंगी उनसे तुम्हारे लिए नया फोन। अच्छा, तुम्हारा भैया, भाई बड़ी मेहनत की है उन्होंने। मुझे भी ना उन जैसा ही बनना है भाई। बस मोहित प्रिया से ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करता था। प्रिया उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। मोहित के हाथ तो जैसे सोने की मुर्गी लग जाती है। शादी के बाद मोहित बिल्कुल अपनी माँ की कही बातों पर चलने लगता है। उसकी माँ उसे सिखाने में पीछे नहीं रहती। एक दिन, वैसे प्रिया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे बिल्कुल नहीं, अब तो आप मेरे पति देव हो। देखो, उस दिन तुमने बोला मुझे कि भैया मुझे फोन दिला देंगे, और तुमने मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। हाँ, तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है, पर एक बार सोचो तुम खुद, तुम्हें भैया से मांगना क्यों पड़ा? क्या तुम्हारे पास नहीं थे नया फोन खरीदने के पैसे? अरे ये क्या बात हुई, घर तो एक ही है ना, और वो मेरे भाई हैं। उन्होंने दिया या मैंने लिया, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है प्रिया, तुम्हें हर समय उनसे मांगना पड़ता है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारा अपना पिता के पैसों पर भी कोई हक है, हैं? प्रिया ने ऐसी बातें तो कभी सोची नहीं थी। उसको ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था, पर अब मोहित ने उसके दिमाग में ऐसी ही बातें डालना चालू कर दिया था। एक दिन वो अपनी माँ से बात करने की हिम्मत जुटाती है। माँ, पापा के जाने के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हुआ नहीं? प्रॉपर्टी मतलब? ऐसी बातें तो तूने कभी नहीं की। ये सब कहाँ से आया तेरे दिमाग में है? नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। और वैसे भी कुछ गलत तो सोचा नहीं। क्या पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करके गए थे? इतने में ही प्रिया का भाई अंकित आ जाता है। अरे भाई, क्या प्रॉपर्टी की बातें चल रही है? कुछ नहीं भैया, मैं बस पूछ रही थी कि पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा करके गए या नहीं। अरे तू ये सब बातें छोड़ बहना, तुझे क्या चाहिए ये बता, मैं दिलाता हूँ ना। यही तो बात है भैया, आप क्यों दिलाओगे हर समय? आपके सामने मुझे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? अरे ये आज तू कैसी बातें कर रही है? हाथ फैलाने वाली बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे? पहले तो ऐसे कभी बातें नहीं करी तूने। वही तो मैं सोच रही हूँ, ये आज प्रॉपर्टी की बातें क्यों कर रही है? इसे हो क्या गया है? उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सब उन्हीं का दामाद उसके दिमाग में डाल रहा है। मोहित आए दिन किसी न किसी बहाने से प्रिया से पैसे ऐंठने की सोचता रहता। एक दिन मोहित बहुत उदास बैठा था। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो?
तुमसे बोलने का क्या फायदा? तुमसे अपने भाई से बात तक तो की नहीं जाती। मोहित, अब ऐसे कैसे बात करूं? तुम ना ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ गए हो मेरे। मोहित बस जिद पकड़कर बैठ जाता है कि प्रिया प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कब करेगी। प्रिया को अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो भाई के सामने रोने लगती है। तब उसकी भाभी भी अंकित का साथ देती है। अरे प्रिया, रो क्यों रही हो? हम है तो सही, जो चाहिए ले लो ना। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे भी इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है? हक तो मेरा भी है ना पापा की प्रॉपर्टी पर। हाँ हाँ, पूरा हक है। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। प्रिया कुछ नहीं कहती। बाहर आकर मोहित को फोन लगाती है। मेरा रोना काम कर गया, कुछ तो मिलेगा ही पक्का। देखते हैं तुम्हारा कंजूस भाई देता क्या है। उधर सबको प्रिया की चिंता होने लगती है कि वो परेशान है। अरे उसको आप एक फ्लैट दिला दो ना नया सा, उसको भी लगे कि उसका भी कुछ है। अरे सभी कुछ उसी का तो है, पर उसकी सोच अब परेशान कर रही है मुझे। अरे जो मांग रही है दे दो भाई, ये रोना धोना तो खत्म हो उसका। वो सब उसके पास खुशी खुशी नए मकान के पेपर्स लेकर जाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी मन बहलाने के लिए। प्रिया, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल बस लेने देने की बात के अलावा कोई और बात करती नहीं हो तुम। ये इतना बड़ा घर है दीदी, 4 बेडरूम का फ्लैट है। भाभी, आप तो चुप ही रहिए। आपको ही पसंद नहीं कि भैया मुझे कुछ दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप गलत समझ रहे हो। मैंने तो कभी मना नहीं किया आपके भैया से। अरे वो क्यों मना करेगी मुझसे? हाँ भैया, आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर। ये कहकर वो पैर पटकती चली जाती है। माँ जी, आप भी जानती हैं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अरे हाँ हाँ बहू, इसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है। यहाँ वो तीनों घर की बेटी के लिए परेशान हो रहे थे और वहाँ प्रिया हर बात मोहित को बता रही थी। ये मेरी भाभी है ना, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। मुझे पता है भैया मना नहीं करेंगे और ना ही माँ मना करेंगी, पर ये भाभी है ना, उनका हाथ रोकती होगी। हाँ, तुम देख लेना, ये हाथ रुकते रुकते इतना रुक जाएगा कि एक पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बस किसी तरह इनसे अपनी आधी प्रॉपर्टी लेने की बात कर लो, वरना तुम्हारी ये भाभी सब खा जाएगी। प्रिया ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मोहित सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा है। मोहित सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, उसके भाई ने एक घर ले दिया है उसके नाम। अरे घर से क्या होता है बेटा, मैंने तुझसे कहा था प्रॉपर्टी की बात करना उससे। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना माँ। तू तो कोशिश ही करते रह जाना। तुझे पता है ना, लोन है तुझ पर 50 लाख का, कहाँ से चुकाएगा? सोचा है इस बारे में? इतने लोन का तो कोई इंतजाम नहीं है, बस यही है कि प्रिया का भाई उसको इस प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे तो मैं अपना लोन चुका दूं। अब यही आखिरी उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा था, देख कर लड़की फंसा। ऐसा ना हो कि जिस वजह से हमने शादी की वो रह ही जाए। पता लगा कुछ मिला ही नहीं इससे भी। देखता हूँ माँ, कोई नया पैंतरा फेंकता हूँ। उधर प्रिया के भाई भाभी और माँ यही सोच रहे होते हैं कि प्रिया को कैसे शांत करना है। मम्मी जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें आधा क्या पूरा घर परिवार प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मांगा और सब उसे उठाकर दे दो। पर माँ, फिर करना क्या है? इसका हल कैसे निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ही देर में प्रिया आ जाती है। वो मोहित से ही बात करके आई होती है और बहुत गुस्से में होती है। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि मंडली बैठी तो होगी, पर मेरे बारे में अच्छा तो सोच नहीं रहे होंगे। ये सुनकर प्रिया की माँ उस पर बहुत तेज चिल्लाती है। प्रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? प्रिया जो बिल्कुल मोहित के बहकावे में आ चुकी थी। सिखा तो कोई नहीं रहा मम्मी, पर सही गलत की समझ तो मुझ में भी है। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा? जिस दिन से मैंने अपनी प्रॉपर्टी की बात की है, उस दिन से सबके मुंह बने हुए हैं। प्रिया, किसी का मुंह नहीं बना हुआ, सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम राशि के बारे में भी गलत ही सोचती हो, मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र रहती है। रहने दीजिए भैया, आप बस उनकी ही बोली बोलिए।
और भैया क्या मैं नहीं जानती, भाभी दिन भर अपनी मम्मी से बातें करती रहती है। आंटी ही सिखाती है ना इनको ये सब। बोलती होंगी ननद को कुछ लेने मत देना। हाँ अंकित, मेरी मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? ये कोई तरीका नहीं है। मैं अपने ससुराल की कोई बात नहीं करती, इतनी समझ मुझ में भी है। मुझे पता है राशि, पर इस समय इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर पता नहीं किसने क्या जादू कर दिया है। प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा इसे। बताओ क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। जानकी रोने लगती है। राशि उसे चुप करवाती है। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? दे दीजिए ना इनको जो चाहिए। बात लेने देने की नहीं है, मुझे इसकी सोच पर तरस आ रहा है। पता नहीं इसे हो क्या क्या है। कभी अंकित ने कोई फर्क नहीं किया, जो इसने बोला इसे ला कर दे दिया। बहन माना ही नहीं, बेटी की तरह रखा है। वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है इसकी ऐसी जली कटी बातें सुनकर। ये सब सुनते ही अंकित की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अरे आप परेशान मत होइए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको प्यार देने में कहाँ कम रह गया। कितनी छोटी उम्र में तो पापा चले गए थे, तब से मैंने इसे बेटी की तरह संभाला है। माँ आप बताओ, मैंने कभी कोई कमी छोड़ी क्या? कहाँ गलती रह गई मेरी? अरे बेटा कैसी बात कर रहा है? क्या मैंने देखा नहीं कि किस तरह अपने सीने से चिपका कर तूने उसे बड़ा किया है? आप दोनों परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। राशि उसके कमरे में जाती है। वो फोन पर मोहित से ही बात कर रही थी। पहले राशि सोचती है कि चली जाती हूँ, पर फिर वहां खड़ी होकर वो उनकी बातें सुनने की सोचती है। मोहित, आप इस तरह से नाराज हो रहे हैं। मैं कुछ दिन के लिए तो मायके आई थी, आप इस तरह से मुझसे नाराज क्यों होकर बैठ गए? तुम अब घर आना तो प्रॉपर्टी की बात करके ही आना, मैं नहीं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। अरे ये कोई बात हुई क्या? आप तो इस तरह जिद पर अड़ गए हैं। राशि समझ जाती है कि ये सब घर के दामाद की वजह से हो रहा है। अब उसे ये समझ में नहीं आता कि ये बात सबके सामने कैसे बताए। वो किसी को कुछ नहीं बताती। बेटा तुमने बात की प्रिया से? नहीं माँ जी, वो सो रही थी, मैं करती हूँ ना बात किसी दिन। फिर वो अलग से कमरे में जाकर अंकित से बात करती है। मुझ पर अगर भरोसा है तो कुछ बताऊं तुम्हें? हाँ बोलो। देखो, मैंने माँ जी से तो अभी झूठ कह दिया कि मैंने प्रिया से बात नहीं की। मतलब मैंने बात तो नहीं की, पर मैंने उनकी बातें सुनी हैं। मोहित जी उनसे बहुत नाराज हो रहे थे, वो रो रही थी। मतलब मोहित जी ने उन्हें ये तक बोल दिया कि बिना प्रॉपर्टी की बात किए घर मत आना। हैं? ये सब चल रहा है हमारी पीठ पीछे? मुझे लग ही रहा था कि ये प्रिया की बोली तो नहीं है। क्या कर सकते हैं? एक तो पहले पीछे पड़कर शादी की, ये बोलते रहे कि कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, और अब देखो बस हर समय मांगते ही रहते हैं। मम्मी को बताएंगे तो बहुत दुखी होंगी। देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो मैं बैंक जाकर आता हूँ, तुम मम्मी को ये सब अभी मत बताना। राशि अपने काम में लग जाती है। उधर प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई होती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही इतना? हो जाएगा सब ठीक। दामाद जी कब आ रहे हैं तुझे लेने? बस देखो ना, आजकल में आ ही जाएंगे, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी, पास ही तो है। जानकी वहां से चली जाती है। प्रिया के दिमाग में अब कुछ बातें आने लगती है। यहाँ सबको बस लग रहा है कि मैं जल्दी चली जाऊं, पर मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाली। थोड़ी देर में वो फिर से मोहित को फोन लगाती है। मोहित, मुझे लग रहा है कि तुमने जो रोने धोने का नाटक करने का प्लान बनाया था ना, वो काम कर रहा है। भाभी सोचती है कि इन्होंने चालाकी से मेरी बातें सुन ली। इन्हें नहीं पता कि मुझे पता था कि वो सुन रही है, इसीलिए मैंने रोने का नाटक किया। तुम चिंता मत करना, इन लोगों से अपनी प्रॉपर्टी की बात तो मैं करके रहूंगी। पर इस बार प्रिया को नहीं पता था कि उसकी मम्मी जो उसके लिए चाय लेने गई थी, बाहर खड़े होकर सच में उसकी बातें सुन रही थी। जानकी ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो उल्टे पांव अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इस तरीके से उन सबसे चालाकी कर रही है। थोड़ी ही देर में अंकित बैंक से आता है। माँ, मैंने देखा है बैंक में कम से कम 10 तोला सोना रखा है, वो भी इसे ही दे देते हैं। एक फ्लैट भी हो गया, और जो भी बोलेगी दे देंगे। इसका मन इतना दुखी है, रोती रहती है। राशि और अंकित को पता था कि वो नाटक कर रही है, पर उनको अपनी माँ से बोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ माँ जी,
ये सब दे दीजिए दीदी को। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की। ये सब एक नाटक चल रहा है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। आपने भी सुन लिया? आपने भी सुन लिया का क्या मतलब? तुम दोनों को पता था? हाँ माँ जी, दीदी और मोहित जी जब बात कर रहे थे मैंने सुना था, पर अंकित ने आपको कुछ भी बताने से मना कर दिया था। चलो, पर अब जब बात सामने आ ही गई है तो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था मम्मी कि ऐसा सब प्रिया तो सोच ही नहीं सकती। ये सब इसके कानों में कोई डाल रहा है। अब हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मोहित जी का घर वापस से देख कर आऊं और इस बार बिना बोले जाऊंगा। एक दिन अंकित उनके दामाद मोहित जी के घर बिना बताए चला जाता है। अरे ये घर तो बदला बदला लग रहा है। ना फूल नेत्र है ना ही सोफे। कहाँ गया सब? वो धीरे से आवाज लगाता हुआ अंदर जाता है। मोहित एक फटे हुए कुर्ते में बाहर आता है। वो अंकित को देखकर बिल्कुल सकपका जाता है। अरे आइए आइए, वो तो मैं सफाई कर रहा था ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। अंकित समझ तो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, पर कुछ कहता नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये घर की बात है। और कैसा चल रहा है सब? फर्नीचर कहाँ चला गया? वो वो नया लेना है ना, तो बस पुराना बेच दिया। अच्छा अच्छा, कब लेना है? अब देखते, थोड़ा कहीं से सहारा हो जाता तो। कहीं से मतलब? मोहित सोचता है कि यही मौका है इसके कान में प्रॉपर्टी की बात डालने का। वो प्रिया कह रही थी कि आप उसको कुछ देने वाले हैं। नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पापा विल लिख कर गए हैं। प्रिया को जो देना था वो हम दे चुके हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है, प्रॉपर्टी पर तो बेटे का भी हक होता है। हाँ, लेकिन अगर विल में साफ साफ लिखा हो तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इतना कहकर वो उठकर जाने लगता है। जाते जाते वो घर पर एक नजर मार कर जाता है। थोड़े आगे जाकर उसे मोहित के घर का सोफा और फर्नीचर दिखता है। भैया ये किसका है? बेचना है क्या? बेचना? नहीं नहीं भैया, ये तो किराए के लिए होता है, 1 वीक के लिए। इस मोहित ने लिया था ना अभी। इस मोहित ने मतलब? ये तो अच्छे कर गए ना। अरे भैया, नए हैं क्या मोहल्ले में? इन लोगों पर तो इतना लोन है, कर्जे चढ़े हुए हैं। ये सब सुनकर अंकित चुपचाप वहां से घर चला जाता है। घर आते ही प्रिया अंकित पर बरस पड़ती है। आपने क्यों बोला मोहित से? अच्छा, तो खबर पहुंच गई यहाँ तक? खबर पहुंचने वाली क्या बात है इसमें? बात तो सही है ना? आपका कोई इरादा नहीं है मुझे कुछ देने का? अरे क्या नहीं दिया? इतना बड़ा फ्लैट दे दिया, इतना सारा सोना तेरे नाम कर दिया, मम्मी ने अपनी सारी ज्वेलरी तुझे दे दी। पर जो चाहिए वो तो नहीं दे रहे हैं ना। प्रिया एक बात सच सच बताना, ये प्रॉपर्टी वाली बात तेरी अपनी है या मोहित जी ने डाली है तेरे दिमाग में? ये सुनकर प्रिया 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। फिर अंकित उसे सारी बात बताता है कि वो मोहित के घर गया था और वहां उसे क्या पता चला उसके बारे में। वो सब सुनकर प्रिया बहुत शॉक्ड हो जाती है। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? देख, अब ऐसा कर कि उसको बोल कि तुझे प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। फिर तू देख वो क्या बोलता है। मैं ये लिख कर देता हूँ कि वो कुछ न कुछ इश्यू क्रिएट करके तुझसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। मोहित मुझे प्यार बहुत करता है, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा मुझे। राशि, भैया कुछ बोल रहे हैं तो करके देखना बेटा। ठीक है माँ, अगर आप सबको ऐसा लगता है कि बस वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है तो मैं आपके कहने पर उसका टेस्ट ले लेती हूँ। पर आप देखना, आप सब लोगों की सोच गलत निकलेगी। वो मोहित को फोन लगाती है और स्पीकर पर रखती है। हेलो जी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करा, तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं मेरी। मोहित, पर तुम ना प्रॉपर्टी का करने क्या वाले हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कि पैसा और प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई बीच में? वो सब ठीक है, पर मैंने भी तो सोचा था कि एक अच्छे अमीर घर से हो तो मेरे काम आओगी। काम आओगी? क्या मतलब? ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिया को भी कुछ कुछ बातें अब समझ में आ रही थी। देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिल रहा, अब तुम क्या करोगे? देखना पड़ेगा। मतलब ये कि मुझ पर भी 50 लाख का लोन है, मुझे भी तो देखना है। तुमसे नहीं तो कहीं और से, किसी और से ये जरूरत पूरी तो करनी होगी। तो मेरे साथ भी जरूरत के लिए जुड़े हुए थे। ये सुनकर मोहित फोन काट देता है।
प्रिया ये सब देख सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि भैया, भाभी और माँ सही कह रहे थे। वो उन सब से फिर सॉरी कहती है।